बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों हम इस वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है इसको समझने वाले हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन का मतलब है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम रियल लाइफ में यानी हमारी डेली लाइफ में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का डेली लाइफ में हमारे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको हम अब इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 तक हमने क्या किया है। प्रैक्टिस सेट 1.4 तक जो हमको क्वेश्चंस दिए गए थे तो उनमें हमको दो रेडीमेड लीनियर इक्वेशंस दी गई थी और उन रेडीमेड लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। ठीक है बच्चों, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में यानी प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमको दो रेडीमेड लीनियर इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी, बल्कि हमको दो लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा और फिर उनको सॉल्व करना होगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से फॉर्म करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है इसकी कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं। अभी मैं आपको क्या करूँगा, ये स्टेप्स डिटेल में समझाऊंगा जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करने की जो स्टेप्स है ये आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की जो पहली स्टेप है, तो पहली स्टेप है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो प्रॉब्लम्स होंगे बच्चों तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा उनको केयरफुली पढ़ना होगा। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के बच्चे घबरा जाते हैं और उसको छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बच्चों मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उनको पहली स्टेप में क्या करना होगा, उनको केयरफुली पढ़ना होगा। और केयरफुली पढ़ने का क्या मतलब है, तो केयरफुली पढ़ने का जो मतलब है मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखा है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त एक बात का ख्याल रखना होगा कि उसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन। यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आपको यह देखना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको यह देखना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज अननोन। यानी आपको जो प्रैक्टिस सेट 1.5 में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे बच्चों तो उसमें आपको दो चीज़ें दी जाएंगी। एक तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बेसिस पे कुछ अननोन को आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे तो उनमें आपको कुछ दिया जाएगा और कुछ वो आपको फाइंड करने के लिए कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसकी मदद से आपको कुछ अननोन्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, इन दो बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपको वर्ड प्रॉब्लम में कीवर्ड्स का भी ख्याल रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स यानी कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे और उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा, तो आपको उसका भी ख्याल रखना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये कीवर्ड्स कौन से होंगे, तो जब हम प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये कीवर्ड्स आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी जो पहली स्टेप होगी वो होगी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना होगा। हो सकता है आपको एक बार पढ़ने में समझ में आ जाए, या हो सकता है आपको दो बार पढ़ने में समझ में आए, या हो सकता है आपको 3 मरतबा पढ़ने पर समझ में आए। तो आपको एक मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी ये पहली स्टेप होगी। और हमारी दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप होगी असाइन लेटर्स एक्स एंड वाई फॉर अननोन क्वांटिटीज। जैसे कि बच्चों मैंने आपको अभी पहली स्टेप में बताया कि जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन होगी और गिवन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको कुछ अननोन क्वांटिटीज वो फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो ये जो अननोन क्वांटिटीज होंगी तो उन अननोन क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी के लिए हम x को असाइन करेंगे और दूसरी क्वांटिटी के लिए y को असाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी स्टेप होगी। और तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप होगी फॉर्म द इक्वेशंस। फिर हमको क्या करना होगा, इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा। बच्चों जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रैक्टिस सेट 1.5 में सिर्फ आप एक नया काम करने वाले हैं और वो ये कि आपको यहाँ पर इक्वेशंस बनाना होंगी। प्रैक्टिस सेट 1.4 तक तो आपको रेडीमेड इक्वेशंस दी गई थी, सिर्फ आपने उनको सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। और इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, प्रैक्टिस सेट 1.4 तक तो हमने यही काम किया है। ठीक है,
तो इस तरह से तीसरी जो स्टेप होगी वो होगी फॉर्म द इक्वेशंस, और चौथी स्टेप होगी सॉल्व द इक्वेशंस। और आपको चौथी स्टेप में उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि प्रैक्टिस सेट 1.4 तक तो हमने ये काम किया था कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स उसमें देखे हैं कि इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम किसी भी एक मेथड को यूज़ करके उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन स्टेप्स का ख्याल रखेंगे, तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट 1.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस क्या है, 3 है। डिफर का मतलब है बच्चों डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस 3 है। आगे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो इन 2 नंबर्स में जिनका डिफरेंस 3 है उनमें से जो छोटा नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि छोटे नंबर का ट्वाइस। ट्वाइस का क्या मतलब बच्चों, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2 गुना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है उसके दुगना एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, और उन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है तो उसके थ्राइस यानी 3 गुना यानी ट्रिपल। तो छोटे नंबर के 2 गुना और बड़े नंबर का 3 गुना का सम वो क्या कह रहे हैं, 19 है। ठीक है बच्चों, और आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वो ये कह रहे हैं कि ऐसे 2 नंबर्स फाइंड कीजिए जिनका डिफरेंस 3 होना चाहिए, और साथ ही साथ उन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है उसके दुगना और बड़े नंबर के 3 गुना का सम कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमको इस तरह के 2 नंबर्स फाइंड करना है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं बच्चों कि जिनका डिफरेंस जो है तो 3 हो सकता है। जैसे 7 और 4 का डिफरेंस भी 3 हो सकता है। इसी तरह से 10 और 7 का भी डिफरेंस 3 हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको वो नंबर्स पता नहीं है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 3 भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है उसके दुगना और बड़े नंबर के 3 गुना का सम जो है तो 19 होना चाहिए। तो हमको ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को हम x असाइन करेंगे और दूसरे नंबर को y असाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ठीक है, लेट का क्या मतलब होता है बच्चों, लेट का मतलब होता है सपोज, यानी आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं सपोज द ग्रेटर नंबर बी x, या उसकी जगह पर आप लेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, बड़े नंबर के लिए हमने x को असाइन किया है। ठीक है, इसी तरह से हम छोटे नंबर के लिए y को असाइन करेंगे। ठीक है, और आगे हम लिखेंगे एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, स्मॉलर नंबर बी वाई। तो बच्चों इस तरह से हमने पहली जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर लिया है। पहली स्टेप में हमने क्या किया है, हम इस वर्ड प्रॉब्लम में जो 2 अननोन क्वांटिटीज थी, तो उन अननोन क्वांटिटीज के लिए हमने एक के लिए x को असाइन किया है, दूसरे के लिए y को असाइन कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो 2 नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। और बच्चों आप ये जानते हैं कि हम 2 नंबर्स का डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। 2 नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है बच्चों, बड़ा नंबर यहाँ पर x है,
और छोटा नंबर क्या है, y है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली कंडीशन में वो क्या करे, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, x, बड़ा नंबर x है, x में से हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस वाई, और दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या कह रहे हो, 3, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में पहली जो कंडीशन थी, तो पहली कंडीशन को यूज करके हमने यहाँ पर एक इक्वेशन हासिल कर ली है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी ये जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस, स्मॉलर नंबर क्या है बच्चों, स्मॉलर नंबर है y, और उसका ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल। तो स्मॉलर नंबर अगर यहाँ पर हम y कहते हैं, तो इसका डबल क्या होगा बच्चों, इसका डबल होगा 2y, ठीक है। तो वो आगे क्या करे, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा y, और उसका ट्वाइस यानी उसका डबल, ये क्या हो जाएगा 2y। और आगे क्या कह रहे हैं, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, ग्रेटर नंबर हमारे पास है x, इसका थ्राइस यानी ट्रिपल यानी 3 गुना। तो x का 3 गुना मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से स्मॉलर नंबर का ये ट्वाइस आ गया, इसी तरह से ग्रेटर नंबर का ये थ्राइस आ गया। अब वो क्या करे, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, यानी स्मॉलर नंबर के ट्वाइस और ग्रेटर नंबर के थ्राइस का सम यानी क्या होगा बच्चों, एडिशन, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर के ट्वाइस और ग्रेटर नंबर के थ्राइस का जो सम होगा वो क्या कह रहे हैं, 19 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड कंडीशन है, तो सेकेंड कंडीशन से भी हमने एक इक्वेशन ये हासिल कर ली है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19। बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 3x है इसको पहले हम लिख लेंगे और y को बाद में लिखेंगे। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y को फाइंड कर लेंगे। और बच्चों इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड सीखे हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आप ग्राफिकल मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे तो इसमें थोड़ा काफी वक्त लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ, यहाँ पर हम ये बोर्ड साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। तो बच्चों अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में सेम बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो y के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना थोड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोएफिशिएंट है उसको 3 बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हमको क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 1 के हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा ना बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसके हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं बाहर लिख लूंगा 3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3x, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 को हमको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सवाल ये है कि हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हमको ये देखना होगा कि ये जो वेरिएबल्स है जिनके कोएफिशिएंट सेम है, तो इनके जो साइन है वो क्या है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन ऐड। ठीक है, अगर जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन अगर सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ये सेम में भी ऐसे, सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे। और अगर जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट साइन ऐड, डिफरेंट में भी डी है, ऐड में भी डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जो वेरिएबल है x, इसके कोएफिशिएंट्स के जो साइन है वो सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये बोर्ड साफ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 2 में ये 19 बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जिस इक्वेशन को हमको ऊपर लिखना होता है तो हम उसको फ्रॉम के बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 को ऊपर लिखना है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 का जो नंबर है उसको फ्रॉम के बाद लिखा है। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इसी तरह से हमको क्या करना है, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो प्लस 3x है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब हम ये इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस 3x माइनस 3x विल गेट कैंसल्ड, और ये प्लस 2y और ये प्लस 3y। अब ये माइनस 3y नहीं रहा बच्चों, अब ये क्या होगा प्लस 2y और ये प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और ये y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 19 माइनस 9 क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को हम ऐसे ही लिखेंगे
y इज इक्वल टू 10, ये 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10/5, 5 1 5, 5 2 10, 2/1 यानी 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आसान है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर हमको y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में इसको लिखना है। सब्स्टिट्यूटिंग की जगह बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये है x माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये -2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 इज 5। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो इस तरह हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड numbers are 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 एंड y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो इस तरह से हम लिखेंगे 5 एंड 2। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए, 5 और 2। बच्चों 5 और 2 ऐसे दो नंबर्स है जो इस प्रॉब्लम में जो दो कंडीशंस दी गई है उनको सेटिस्फाई करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है, छोटे नंबर का डबल और बड़े नंबर के ट्रिपल का जो सम है वो 19 आएगा। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप जो ये इक्वेशंस हमने शुरू में फॉर्म की थी उनमें इन दोनों नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में जो मालूमात दी गई है वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दी गई है। बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो फ्लो चार्ट में जो स्टेप्स दिए गए हैं तो उन्हीं स्टेप्स में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस फिगर पर फोकस करेंगे, फिर ये जो एरो इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है तो फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, और फिर एरो का जो डायरेक्शन है इस जानिब है तो फिर हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। तो इस तरह से ये जो फ्लो चार्ट है, तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले इस पे फोकस करेंगे, फिर यहाँ से एरो का डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा है फिर वहाँ उस पर फोकस करेंगे, फिर यहाँ से एरो का डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा है तो उस पर फोकस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। तो सवाल ये है बच्चों कि हम यहाँ से किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो ये फिगर है, ये फिगर ये कह रही है कि आई एम अ रेक्टेंगल। और बच्चों आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और ये तो आपके छोटी क्लासेस से आप रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज तो जानते ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो आप बच्चों बचपन से ही जानते हैं कि रेक्टेंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करने वाले हैं, जो रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल में यहाँ पर इसके जो साइड्स है इनकी लेंथ दी गई है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के साइड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रेक्टेंगल की जो साइड्स है, रेक्टेंगल के साइड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर यूज करके
प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि ये जो साइड है और ये साइड है, ये दोनों भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है। तो हम यहाँ पर, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x, ये प्लस 2x है, इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा, ये प्लस वाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो वेरिएबल्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ही लिखा है। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 4x माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x। इस तरह से ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये 2 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा y इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उधर लेफ्ट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये 4/1 का क्या मतलब होगा, 4/1 का मतलब होगा 4। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड की जो एक प्रॉपर्टी थी उसको यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पर एक इक्वेशन हासिल कर ली है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ये भी दोनों भी अपोजिट साइड्स है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। यहाँ पर ये दोनों साइड्स भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, तो हम यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस 2y है, इधर आकर हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 4 है तो इधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस फ्लो चार्ट में पहले हमने इस रेक्टेंगल पे फोकस करके यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस हासिल कर लिए। ठीक है, अब ये एरो का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अब ये एरो का जो डायरेक्शन है इस तरफ है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। लेकिन ग्राफिकल मेथड से या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में ये जो x है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है दोनों के सेम है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा है, 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब x को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के जो साइन है उनको देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स की जो साइन है वो सेम है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो हमको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो
आप जब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके हर टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर x का साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड, ये माइनस वाई और ये प्लस 2y क्या होगा बच्चों, माइनस वाई प्लस 2y क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, तो ये y आ गया इज इक्वल टू, और ये 4 और ये प्लस 4 ये क्या आ जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो y है इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम ये y की वैल्यू को यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आसान है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, और ये माइनस 8 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 8। तो इस तरह से x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज 12। तो इस तरह बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पर हमने पहले इस पर फोकस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस पर फोकस किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमको यहाँ पर इस पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कह रहा है कि मेरा एरिया और पेरीमीटर फाइंड करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है और पेरीमीटर है उसको फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले हमको क्या करना होगा, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। L का क्या मतलब होता है, लेंथ, और B का ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ अगर मालूम होंगी तो आप आसानी से इस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। बच्चों हो सकता है कि आप यहाँ पर ये गड़बड़ कर दे कि यहाँ पर L की जगह पर ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे और B की जगह पर आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये x और y की वैल्यूज को यूज करके हमको यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना होगी, और फिर हम एरिया और पेरीमीटर को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो साइड्स है वो इस तरह से x और y के फॉर्म में दिए गए। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेक्टेंगल के साइड्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल के साइड्स को फाइंड कर लेंगे और फिर हम एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए इस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 2x प्लस वाई प्लस 8 इस तरह से भी दी गई है और 4x माइनस वाई इस तरह से भी दी गई।
तो आप चाहे तो किसी भी एक लेंथ को यूज करके आप जो है तो रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल का लेंथ है 4x माइनस वाई, इसको यूज करेंगे, क्योंकि आप इसको यूज करें या इसको यूज करें दोनों का एक ही मतलब होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 12 माइनस y की वैल्यू क्या है बच्चों 8, तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 12 फोर ज़ा 48 माइनस 8, देयरफॉर 48 माइनस 8 इज 40। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या आ गई है, रेक्टेंगल की लेंथ 40 आ गई है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो है ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। तो ब्रेड्थ यहाँ पर 2y और x प्लस 4 इस तरह से दी गई है। तो हम चाहे तो 2y या x प्लस 4 इनमें से किसी को भी यूज करके हम इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 2y और ये x प्लस 4 ये दोनों भी ये अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल के, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप चाहे तो 2y को यूज करें या x प्लस 4 को यूज करें, एक ही बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिखूंगा लेंथ, सॉरी यहाँ पर है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर हम x की जगह पर 12 लिख लेंगे प्लस 4, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 इज 16, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40 आ गया है और इस रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो 16 आ गया है, ठीक है बच्चों यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है 4x माइनस वाई, इसको इस तरह से यूज किया है। आप चाहे तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी साइड्स इक्वल है। तो आप दोनों में से किसी भी एक साइड को यूज करके यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा आपको मेरा भरोसा नहीं है तो आप 2x प्लस वाई प्लस 8 को भी यूज करके जब इस रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करेंगे तो वो 40 आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को यूज करके ये जो हमारी थर्ड स्टेप है कि हमको थर्ड स्टेप में रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, तब हम इस रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं ये बोर्ड को साफ कर लेता हूँ और फिर हम इस प्रॉब्लम को जो लास्ट स्टेप है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का क्या मतलब होता है बच्चों, एरिया का मतलब होता है ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के साइड्स के अंदर ये जो जगह है, इन साइड्स के अंदर की ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह को एरिया कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ है 40, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 इंटू ब्रेथ कितनी है बच्चों 16, यह आ जाएगा 16, देयरफॉर 40 इंटू 16 क्या होगा 16 फोर ज़ा 64 और ये 0 आ जाएगा। और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल की जो साइड से उनकी लेंथ सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दी गई, तो हम यहाँ पर इसको एरिया को किस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा 640 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है बच्चों, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मतलब होता है रेक्टेंगल के ये जो साइड्स है, इन साइड्स की जो टोटल लेंथ है, तो रेक्टेंगल के साइड्स की जो टोटल लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पेरीमीटर
ऑफ अ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, बोर्ड साफ कर लेंगे। इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल और बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट एल क्या है बच्चों, एल है हमारे पास 40, ये 40 प्लस बी क्या है बच्चों 16, तो ये आ जाएगा 16, देयरफॉर 2 इंटू ब्रैकेट 40 प्लस 16 क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 56 क्या होगा, 2 इंटू 56 होगा, यहाँ पर हम ये साफ कर लेंगे थोड़ा, तो 2 इंटू 56 क्या होगा बच्चों, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, तो इस तरह से ये आ जाएगा 112। और यहाँ पर इस रेक्टेंगल के साइड्स का जो लेंथ है उसका यूनिट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर 112 यूनिट्स इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 112 ये आ गया है। तो इस तरह से फाइनली हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ द rectangle is 640 square units and its perimeter is 112 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेंगे। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि फादर की एज और उनके बेटे की एज का ट्वाइस का सम क्या है 70 है। ठीक है, सम का क्या मतलब होता है बच्चों, सम का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फादर की एज और उनके लड़के की एज का ट्वाइस यानी डबल, तो फादर की एज और लड़के की एज का डबल का सम क्या है 70 है। तो इस तरह से ये पहली कंडीशन है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम फादर की एज को डबल कर देते हैं एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और फादर की एज को डबल करके सन की एज में अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो फिर दोनों का सम क्या होगा 95। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी कंडीशन है। और आगे कह रहे हैं कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड कीजिए, यानी फादर की और उनके सन की जो है एज हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे लिए फादर की एज और सन की जो एज है ये दो अननोन क्वांटिटीज है। ठीक है, तो हम अननोन क्वांटिटीज के लिए क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटीज के लिए हम एक क्वांटिटी के लिए x को असाइन करते हैं और दूसरी क्वांटिटी के लिए y को असाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो पहली जो स्टेप होगी वो पहली स्टेप ये होगी कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में जो अननोन क्वांटिटीज है यानी फादर की और सन की एज, तो उनके लिए हम फादर की एज के लिए x को असाइन करेंगे और सन की एज के लिए हम y को असाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट द प्रेजेंट age of father be x and present age of son be y। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, फादर की एज को x असाइन किया है और सन की एज को y असाइन किया है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रॉब्लम में जो दो कंडीशंस है उन दो कंडीशंस की मदद से दो इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी फादर की एज और सन की एज के ट्वाइस यानी डबल का सम क्या है 70 है। ठीक है बच्चों,
तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको इक्वेशन में किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये है द सम ऑफ, सम का क्या मतलब होता है बच्चों, प्लस, सम का मतलब होगा प्लस, और आगे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फादर्स एज, और फादर की एज क्या हमने ली है बच्चों, एक्स, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, और सन की जो एज हमने y ली है तो उसका ट्वाइस क्या होगा बच्चों, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो सन की एज का ट्वाइस यानी y का ट्वाइस क्या होगा, यानी डबल क्या होगा बच्चों, 2y। तो इस तरह से सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, वो क्या करे 70, ठीक है, तो 70। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने इस पहली कंडीशन की मदद से ये इक्वेशन फॉर्म कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरी कंडीशन को पढ़कर एक और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी अगर हम फादर की एज को डबल कर देते हैं, फादर की एज को हमने यहाँ पर x कंसिडर किया है, तो अगर हम इसको डबल कर देते तो x का डबल क्या होगा बच्चों, 2x, और आगे क्या कह रहे हैं, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। एड का क्या मतलब होता है बच्चों, एड का मतलब होता है प्लस, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और अगर हम फादर की एज को डबल करके उसको उसमें ऐड कर देते हैं सन की एज को, तो सन की एज को हमने क्या कंसिडर किया, y, तो यहाँ पर आ जाएगा y, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 95। तो वो कह रहे हैं कि दोनों का सम क्या होगा 95। तो इस तरह से ये जो दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन की मदद से हमने यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन भी बना ली है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन से हमको क्या इक्वेशन मिली है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.5 में सिर्फ ये एक ही चीज नहीं है जिसमें आपको दो इक्वेशंस को दो कंडीशंस की मदद से फॉर्म करना है। आगे जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको पहले से ही आता है, आपने प्रैक्टिस सेट 1.4 तक तो इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है यही सीखा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने यहाँ तक दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है तो आगे की चीजें तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट्स भी सेम नहीं है और y के कोएफिशिएंट्स भी सेम नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं, आप चाहे तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाए या y के कोएफिशिएंट को सेम बनाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर ये 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस में x के जो कोएफिशिएंट्स है वो 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को ब्रैकेट में लिख लिया है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 2y, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 70 क्या होगा 140। तो इस तरह से बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन हासिल कर लिया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको देखना होगा कि जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है तो उनके साइन क्या है। तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट सेम है और x के कोएफिशिएंट के जो साइन है वो सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो हमको क्या करना होगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 140 ये बड़ा नंबर है, इसलिए हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3। यहाँ पर हमको इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 के जो नंबर है उसको फ्रॉम के बाद लिखा है। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद 3 है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और इसमें से हमको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ठीक है बच्चों, अब हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये प्लस 2x माइनस 2x विल गेट कैंसल्ड। ये क्या होगा? प्लस 4y और ये माइनस 1y, तो ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 140 माइनस 95, तो ये क्या आएगा बच्चों? 45। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45। यहाँ पर ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कैरी 1 15, तो 3 5 ज़ा 15। तो इस तरह से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है? 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों? y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 इनमें से जो भी इक्वेशन आसान है उनमें सब्सटीट्यूट करके, उनमें रख कर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आसान है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 15 इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से ये हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, x प्लस 2 इंटू 15 इज 30, 30 इज इक्वल टू 70। देयरफॉर x इज इक्वल टू 70, और ये प्लस 30 उधर जाकर ये माइनस 30 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज 40। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द फादर्स एज is 40 years and his son's age is 15 years। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो बेसिक है उसको भी समझ लिया है, और प्रैक्टिस सेट 1.5 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के फ्री में वीडियोस बनाते रहें।